वीडियो में हमने कुंड विधि तक पढ़ा था। उसके आगे है टकाऊ विधि। इस विधि में यांत्रिक उपकरणों की सहायता से जल को पौधे के जड़ क्षेत्र में मंद मंद गति द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार बिना पानी के बहाव के मिट्टी में नमी पहुंच जाती है। मतलब ड्रिप विधि, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है ड्रिप विधि। बूंद बूंद से पानी केवल पौधों की जड़ों में डाला जाता है, वही है टकाऊ विधि। ठीक है, बूंद बूंद पौधों की जड़ों में जो पानी डाला जाता है, जिससे मिट्टी भी नहीं बहती, पानी सोख लेता है पौधा। ठीक है, यह है टकाऊ विधि। आगे क्यारी विधि। इस विधि में पौधों को क्यारियों में बोया जाता है। खेतों को एक ओर से ढलान देकर सिंचाई की जाती है। छिड़काव विधि। कृत्रिम वर्षा से खड़ी फसलों में जल की बौछार की जाती है। जब प्रवाह विधि तथा क्यारी विधि संभव नहीं होती तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे अब फसल सिंचाई हो गई तो अब आगे क्या जरूरत होगी? थाला विधि। अच्छा, भी एक विधि और बची है। विभिन्न साधनों में भूमिगत कुओं से जल को बाहर निकाला जाता है, जैसे व्यक्तिगत रूप से या जंतु शक्ति का उपयोग करके रहट द्वारा। सिंचाई प्रायः पवन चक्कियों तथा विद्युत या आयल इंजन द्वारा मशीनों को चलाकर की जाती है। थाला विधि है, मतलब जो पेड़ में चारों तरफ थाला बना दिया जाता है और पानी को कुओं से या फिर नल से निकाल करके और थाले में केवल डाला जाता है। आजकल भी हम लोग घर में कोई पौधा लगाते हैं तो थाला बनाते हैं उसमें। ठीक, निराई। घास पात फसल वाले खेतों को अनिश्चित पौधे होते हैं। फसल वाले खेतों में पाए जाने वाले कुछ साधारण घास पात जैसे चीनी पोडियम, बथुआ, वाइल्ड ओयर जई, अमारेंथस चौलाई तथा कान्वोवुलस घास पात हटाने को निराई कहते हैं। घास पात पोषकों के लिए फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब अगर पोषक तत्व हैं जो है फसल के पौधों और घास दोनों हैं तो पोषक को घास अपने अंदर ज़्यादा अवशोषित करती है। जैसे घास तो वृद्धि करती है, पौधा नहीं वृद्धि कर पाता, इसलिए हमें घास को हटाना आवश्यक हो जाता है। अतः फसल के पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं घास, इसीलिए घास को हटाया जाता है। इनमें जहरीले पदार्थ भी होते हैं जो फसलों को नष्ट करते हैं। अतः फसल के पौधों की उचित वृद्धि के लिए निराई की जाती है। पुष्प तथा बीजों के उत्पादन से पहले का समय निराई करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। घास पात को खुरपी, कुदाल आदि के द्वारा व्यक्तिगत रूप से या खरपतवार नाशक के द्वारा भी हटाया जाता है। आजकल इन रसायनों का उपयोग करने हेतु कुछ छिड़काव के उपकरण विकसित हो चुके हैं। निराई खरपतवार नाशक के बजाय शाकनाशक के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि खरपतवार नाशक मनुष्य हेतु हानिकारक है। फसल तैयार हो गई है तो कटाई की जाएगी। ठीक, कटाई। फसलों को कटने नहीं पकने होना चाहिए। फसलों को पकने के बाद उन्हें हटाने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। कृषि की वृद्धि तथा विकास भूमि की तैयारी से लेकर विभिन्न वस्तुओं की क्रियाएं तथा विभिन्न अनुक्रियाएं यांत्रिकी द्वारा प्रभावित होती हैं। संगठित कृषि द्वारा अच्छी किस्म के साथ साथ सरल उत्पादन के लिए फसलें चुनी जाती हैं। नए वर्षों में कम मेहनत लगने वाली कटाई की मशीनों का विकास किया जा चुका है। फसलों को भूमि से कई साधनों द्वारा काटा जाता है। काटी गई फसल उपज कहलाती है, जो फसल की पैदावार प्रदर्शित करती है। कटाई के लिए पहले हंसिया प्रयोग किया जाता था। प्राचीन समय में लोग हंसिया से काटते थे, आज भी काटते हैं कुछ लोग। यह करीब 500 वर्ष पहले प्रयोग किया जाता था। इसके बाद थ्रेशर तथा कंबाइन मशीन आए। इसके बाद एक अन्य कटाई की मशीन विकसित की गई है। कंबाइन में वास्तव में थ्रेशर तथा हार्वेस्टर दोनों जुड़े होते हैं। कंबाइन में अन्न के ऊपरी भागों को काटने के लिए तेज किनारी होती है। इसके बाद दोनों को तनों से अलग कर देती है। ये देखो कंबाइन मशीन का चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, कुछ फसलों को विशेष कटाई के लिए मशीनों की आवश्यकता होती है। काटन की कटाई काटन स्टिपर्स द्वारा की जाती है। ये कपास की कलियों को पौधों से अलग कर देती है तथा इसकी फसल से गूदेदार कपास को अलग कर देती है। आजकल पौधरोपण तथा कटाई की चाल को नियंत्रित करने हेतु किसान ट्रैक्टरों की सहायता लेते हैं। थ्रेसिंग। भूसे से अनाज को अलग करने की क्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। टहनियों को छोटे टुकड़ों में काटकर सूखी घास के रूप में एकत्रित कर लेते हैं। इस सूखी घास को पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं के भोजन को चारा कहते हैं। ओसाना। थ्रेसिंग के बाद अनाज को भूसे से वायु द्वारा अलग किया जाता है। भूसा अनाज के दानों की अपेक्षा हल्का होने के कारण
वायु द्वारा दूर जा गिरता है और दाने भारी होने के कारण सीधे नीचे गिरते हैं। फसल सुरक्षा। पौधों पर रोग फैलने वाले कीटों के हमले से यह बीमारी लग जाने पर फसल प्रभावित होती है। परजीवी फफूंद कीट जैसे टिड्डी तथा टिड्डा तथा बिल में रहने वाले चूहे फसलों के पौधों या इनके संग्राहकों में अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। रोग फैलने वाले कीटों, घास पात तथा अन्य रोगों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार बचाव किए जाते हैं। कीटों से बचाव हेतु पौधों पर कीटनाशक छिड़के जाते हैं। कीटनाशक कीटों को मार देते हैं। खरपतवार नाशक घास की वृद्धि को रोकने में प्रयोग होते हैं। कीटनाशक जैसे प्रायः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक मैलाथियान, डाइमेरन तथा पॉलीथ्रान आदि हैं। ये कीटनाशक उनके लार्वा के साथ साथ रोग फैलाने वाले कीटों को भी मार देते हैं, लेकिन ये पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। पीड़कनाशक पाउडर या छिड़काव के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैराथियन डाइसिस्टन DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन तथा BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड कुछ साधारण पीड़कनाशक हैं। पाउडर या छिड़काव के लिए अनेक यंत्र उपलब्ध हैं। पीड़कनाशकों के छिड़काव का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन पीड़कनाशकों में कई बहुत जहरीले होते हैं तथा इन्हें उपयुक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। ये सब क्या बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब फसल कट के घर में आ जाती है तो उसे संग्रहण करके जब रखते हैं तो उसमें कोई पाउडर मिला के रखते हैं, दवाई रखते हैं, वही है सब बताया जा रहा है। ठीक है। अनाज का संरक्षण तथा संग्रह। कटी हुई फसल को तब तक रखना है जब तक वह ग्राहक तक ना पहुंच जाए, संग्रह कहलाता है। बीजों को कीटों से बचाने के लिए, पक्षियों, चूहों तथा सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए और भोजन की कमी आने पर लंबे समय तक उपयोग के लिए संग्रह करके रखा जाता है। इस प्रकार बीजों को मिट्टी के बर्तनों, लकड़ी की टोकरियों या जमीन में गड्ढों में संग्रहित किया जा सकता है। बीजों को सीमेंट की चिनाई वाले हालों में, खलिहानों में एकत्रित किया जा सकता है, जिन्हें गोदाम कहते हैं। इन गोदामों को रोग फैलाने वाले कीटों से बचाने के लिए इन पीड़कनाशकों को छिड़का जाता है, जो अभी तो आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है। मैलाथियान या गैमेक्सिन आजकल सुना होगा, वही है गैमेक्सिन, या गेहूं में रखने वाली दवाई। ये सब पीड़कनाशक हैं जब गेहूं को संग्रहित करके भर भर के रखा जाता है। ठीक है। टंकियों में आजकल भी रखा जाता है। प्रायः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक या पीड़कनाशक मैलाथियान, BHC तथा DDT हैं। इन्हें प्रायः कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बीजों को इनमें संग्रहित किया जाता है। बीजों को संग्रहित करने से पहले इन्हें सुखाया जाता है। बड़े पैमाने पर अनाज को संग्रहित करने के लिए अग्रलिखित चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। जब बहुत अधिक मात्रा में हमें अनाज को संग्रहण करके रखना हो, इसे साफ करने में आसानी होनी चाहिए। यह जलरोधी होना चाहिए। यह चूहों आदि से भली भांति सुरक्षित होना चाहिए। तापमान या आर्द्रता में असमानता के विरुद्ध यह सुरक्षित होना चाहिए। यह ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से इसके परिवहन में आसानी हो। इसे लगातार जांचने में आसानी होनी चाहिए। इसे पीड़कनाशकों के प्रयोग के लिए तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। यहाँ तक फसल रख लिया। अब आगे है फसल चक्र। विभिन्न फसलों को विभिन्न पोषकों की आवश्यकता होती है। फसल चक्र द्वारा विभिन्न फसलें एक ही भूमि पर उगाई जा सकती हैं, जिससे खाद पर निर्भरता घट जाती है। मतलब अगर एक ही फसल कई लगातार उसी खेत में बोया जाता है तो उस खेत की उर्वरक क्षमता घट जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि गेहूँ बोया गया, उसके बाद कुछ दिनों के लिए तो खाली छोड़ दिया, फिर कोई अगले साल दूसरी फसल गेहूँ ना बो के उसमें सरसों बो दिया जाए। ठीक है। यही है फसल चक्र। और बीच में दाल वाली पौधे बो दी जाए, जैसे उड़द है, मटर है आदि। तो ये फसल चक्र कहलाता है। ठीक है। एक ही फसल लगातार एक खेत में नहीं बोया जाना चाहिए, निर्भरता घट जाती है और बीजों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि ऐसा करने में निश्चित रोगों को दूर भगाया जाता है। पहले वर्ष में गूदेदार जड़ों वाली फसलें उगाई जाती हैं। दूसरे वर्ष में गहराई जाने वाली जड़ों की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मटर उगाए जाते हैं, जिससे मिट्टी में वायु की नाइट्रोजन के साथ पोषकों की भरपाई हो सके। फसल चक्र का अन्य कार्य विधि को मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं। इसका मतलब है मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब एक ही समय में एक खेत में कई फसल, जैसे हमने सरसों के साथ चना भी बो लिया। ठीक है। तो ये हो गई बहुफसली खेती। एक ही समय में एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को उगाना मल्टीपल
मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। इससे फसल उत्पादन बढ़ता है। जैसे यहाँ गेहूं की फसल के साथ उसी खेत में सरसों की फसल को पंक्तियों में उगाया जा सकता है। चने को भी उगाया जा सकता है गेहूं उसके सरसों के साथ, ठीक है। फसल सुधार। नवपाषाण काल से 1900 ईस्वी तक फसल सुधार के लिए अच्छी किस्म के बीजों का चुनाव सहायक हुआ, जो रोग मुक्त तथा स्वस्थ थे। ऐसे बीजों को बोया जाता था तथा इन पौधों से अब पुनः अच्छी किस्म के बीजों को चुन लिया जाता था। यह प्रक्रिया जारी है, इसलिए इस विधि में एक पौधे के इच्छित गुणों को दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में पादप प्रजनन कार्यक्रमों से हमारी भोजन आपूर्ति को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इन कार्यक्रमों से नए अच्छी किस्म के लगभग सभी अन्न, सब्जियों, फलों तथा सजावटी फसलों का उत्पादन किया गया। प्रजनन से फसल सुधार से आधुनिक कृषि की मेरुदंड बनती है। पौधों में संकरण की विधियों से पीड़क रहित तथा रोगमुक्त विभिन्न प्रकार की किस्मों का उत्पादन संभव हो गया है। इसी वजह से किसानों के खेतों के बहुत छोटे भाग पर कीटों व फफूंदी आदि का प्रभाव पड़ता है। पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पहली वाली की अपेक्षा श्रेष्ठ फसलों या उनकी किस्मों को उगाना होता है। निम्नलिखित गुणों को बढ़ाने हेतु नई किस्मों का विकास किया जाता है।